क्या आपका होम लोन का ईएमआई हर महीने आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि आप अपने बैंक को ज़रूरत से ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे आप अपने होम लोन ईएमआई को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और लाखों रुपए बचा सकते हैं। और वो स्ट्रैटेजी है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस ट्रांसफर क्या है और कैसे काम करता है। क्या वाकई ईएमआई आदि हो सकती है? रियल कैलकुलेशन के साथ। आरबीआई की वो गाइडलाइंस जो आपको फ्री में ट्रांसफर करने का हक देती है। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया, और सबसे जरूरी, कब आपको ये ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफर होता क्या है। बहुत सिंपल भाषा में समझूं तो बैलेंस ट्रांसफर का मतलब है अपने मौजूदा होम लोन को कम ब्याज दर वाले किसी दूसरे बैंक या एनबीएफसी में शिफ्ट करना। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 3 से 4 साल पहले 9.5% ब्याज दर पर 50 लाख का होम लोन लिया था। उस वक्त मार्केट में यही रेट था, कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आज बाजार में आपको 8.5% या उससे भी कम दर पर होम लोन मिल रहा है। अब सवाल है, क्या आप अपने पुराने 9.5% वाले लोन को छोड़कर 8.5% वाले बैंक में जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। और ये कैसे होता है, देखिए। जब आप नए बैंक में बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, तो नया बैंक आपके पुराने बैंक का पूरा बकाया पैसा, यानी आपका बचा हुआ प्रिंसिपल, सीधे चुका देता है। आपके ऊपर पुराने बैंक का कोई लोन नहीं रहता। अब आपको ईएमआई देनी है नए बैंक को, और वो भी कम ब्याज दर पर। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपकी मंथली ईएमआई तुरंत कम हो जाती है, और साथ ही लंबी अवधि में आप ब्याज पर लाखों रुपए बचा सकते हैं। लेकिन रुकिए, इतनी जल्दी मत बोलिए, क्योंकि वाकई ईएमआई आधी हो सकती है। चलिए अगले भाग में इसी को गणित समझते हैं। तो अब समझ सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ईएमआई आधी हो सकती है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि ईएमआई आधी नहीं होती, लेकिन ब्याज का बोझ आधा हो जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए एक रियल कैलकुलेशन करके समझते हैं। मान लीजिए आपका लोन है 50 लाख रुपए, बची हुई अवधि 15 साल, पुराना ब्याज दर 9.5% प्रति साल, नई ब्याज दर 8.5% प्रति साल। अब गणित देखिए, अगर आप 9.5% पर ही रहते हैं, तो 15 साल में आपको कुल ब्याज देना पड़ेगा लगभग 43.7 लाख। यानी आप 50 लाख पर 43.7 लाख सिर्फ ब्याज के रूप में दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 8.5% पर ट्रांसफर करते हैं, तो कुल ब्याज घटकर 38.2 लाख रह जाता है। मतलब आपकी सीधी बचत हो रही है 5.5 लाख रुपए की। और ईएमआई की बात करें तो 9.5% पर ईएमआई 52,200 रुपए प्रति माह, और 8.5% पर ईएमआई 49,200 प्रति माह। ईएमआई हर महीने 3,000 की कमी, जो एक साल में 36,000 और 15 साल में 5.5 लाख रुपए बनती है। अब ये हुआ 1% के अंतर का कैलकुलेशन। अगर आपको 1.5% या 2% का अंतर मिल जाए, तो बचत और भी ज्यादा होगी, 8 से 12 लाख रुपए तक। तो दोस्तों, ईएमआई आधी नहीं, लेकिन ब्याज का बोझ जरूर आधा हो सकता है, और ये कोई मामूली रकम नहीं है। अब सवाल है, क्या आपको ऐसा करने का कानूनी अधिकार है? क्या बैंक आपको रोक सकता है? चलिए आरबीआई की गाइडलाइन समझते हैं। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आरबीआई की गाइडलाइंस, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैंक बैलेंस ट्रांसफर के लिए पेनल्टी लगेगा, चार्जेस लगेगा, या फिर मना कर देगा। लेकिन आरबीआई ने इसे बहुत आसान और पारदर्शी बना दिया है। आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी राहत है। आरबीआई के कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन पर फोरक्लोजर या प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगा सकता। यानी अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है, जो कि ज्यादातर होम लोन होते हैं, तो आप बिना एक पैसा पेनल्टी दिए अपना लोन किसी और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये नियम आरबीआई में पहले भी था, लेकिन जनवरी 2026 से इसे पूरी तरह से सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब कोई बैंक बहाना नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2, फिक्स रेट लोन पर हो सकती है पेनल्टी। लेकिन ध्यान दें, अगर आपने फिक्स रेट पर लोन लिया है, यानी ब्याज दर तय है और बदलती नहीं, तो बैंक 1% से 3% तक प्री पेमेंट चार्ज ले सकते हैं। तो ट्रांसफर से पहले अपने लोन एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़े और देखें कि आपका रेट फिक्स है या फ्लोटिंग। पॉइंट नंबर 3, नए बैंक की फीस और चार्जेस। अब ये बात भी समझ ले कि नए बैंक में ट्रांसफर करना पूरी तरह फ्री नहीं है। नया बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, आमतौर पर लोन अमाउंट का 0.25% से 1% तक, लीगल चार्जेस, प्रॉपर्टी के कागजात चेक करने के लिए 5,000 से 15,000 रुपए तक, और वैल्यूएशन चार्जेस, आपके प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए। ये सारे खर्चे आपको ट्रांसफर से पहले
कैलकुलेट कर लेने हैं। अगर आपकी बचत इन खर्चों से ज्यादा है तभी ट्रांसफर करें। पॉइंट नंबर 4, पुराने बैंक को एनओसी देना अनिवार्य है। ये भी बहुत जरूरी है। आरबीआई के अनुसार आपका पुराना बैंक कानूनी तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी देने के लिए बाध्य है। अगर आपका बैंक कहता है कि हम एनओसी नहीं देंगे या देरी कर रहा है तो आप सीधे आरबीआई के पास शिकायत कर सकते हैं। आपका अधिकार है कि आप अपना लोन ट्रांसफर करें। तो दोस्तों, आरबीआई ने सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब बारी है प्रक्रिया को समझने की। तो अब जानते हैं बैलेंस ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, अपने मौजूदा लोन की डिटेल चेक करें। सबसे पहले आपको अपने मौजूदा बैंक से कुछ जरूरी डिटेल्स निकालनी है, जैसे कि आपका बकाया प्रिंसिपल यानी अभी कितना पैसा बाकी है, मौजूदा ब्याज दर, कितने परसेंट पर लोन चल रहा है, बची हुई अवधि, कितने साल और बचे हैं, फोरक्लोजर चार्जेस, अगर फिक्स रेट है तो कितना लेंगे। ये सारी जानकारी आपको अपने बैंक के लोन स्टेटमेंट में मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 2, कम से कम 3 से 4 बैंकों के ऑफर्स तुलना करें। एक बैंक पर कभी भरोसा न करें, एक ही बैंक पर कभी भरोसा नहीं करना है आपको। कम से कम 3 से 4 बैंक और एनबीएफसी से ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्जेस सबकी तुलना करें। यहाँ एक सुनहरा नियम है, अगर ब्याज दर में अंतर 0.5% से कम है तो ट्रांसफर का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस और दूसरे खर्चे आपकी पूरी बचत को खा जाएंगे। आदर्श स्थिति में यह है कि आपको 0.5% या उससे ज्यादा की कम दर मिल रही हो और 10 साल से ज्यादा लोन बचा हो, तभी ट्रांसफर करना फायदेमंद है। स्टेप नंबर 3, नए बैंक में अप्लाई करें। जब आप बैंक फाइनल कर ले तो नए बैंक में बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें। आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पिछले 3 से 6 महीने का इनकम प्रूफ जैसे कि सैलरी स्लिप या आईटीआर, प्रॉपर्टी के सारे कागजात, खरीदारी की डीड, रजिस्ट्री, टैक्स रिसीप्ट, पुराने बैंक का लोन स्टेटमेंट। नया बैंक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा और लीगल चेक करेगा कि कहीं कोई केस तो नहीं चल रहा। स्टेप नंबर 4, पुराने बैंक से एनओसी ले। अप्लाई हो जाने के बाद आपको पुराने बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि यहाँ आपका पुराना बैंक आपको रोकने की कोशिश कर सकता है। अक्सर बैंक काउंटर ऑफर देते हैं, यानी वो आपसे कहेगा कि आप रुक जाओ, हम तुम्हें वही दर देंगे जो नया बैंक दे रहा है। अगर आपका बैंक ऐसा करता है तो रुकना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपका प्रोसेसिंग फीस और नए बैंक के झंझट से बचना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मना करे तो आप एनओसी के लिए लिखित रूप से आवेदन दें। आरबीआई के नियम के अनुसार उन्हें देना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, नया बैंक पुराना लोन चुकाता है। आप ईएमआई देना शुरू करें। आखिरी स्टेप, नया बैंक सीधे पुराने बैंक को आपका पूरा बकाया प्रिंसिपल भेज देता है। पुराना बैंक आपके लोन को बंद करके एनओसी और प्रॉपर्टी के कागजात नए बैंक को ट्रांसफर कर देता है और अब आप नए बैंक को कम ब्याज दर पर ईएमआई देना शुरू कर देते हैं। पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। इतना आसान है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफर हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, इसे अंधाधुंध मत करिए। इन परिस्थितियों में बैलेंस ट्रांसफर ना करें। पहली स्थिति, अगर 5 साल से कम बचे हैं। लोन की शुरुआती सालों में आपकी ज्यादातर ईएमआई ब्याज दर पर जाती है, बाद के सालों में प्रिंसिपल पर ज्यादा पैसा जाता है। तो अगर आपके लोन के सिर्फ 3 से 4 साल बचे हैं तो ट्रांसफर करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। प्रोसेसिंग फीस और झंझट आपकी बचत से ज्यादा हो जाएगा। दूसरी स्थिति, अगर ब्याज दर में अंतर 0.5% से कम है। जैसा मैंने पहले बताया, अगर अंतर 0.5% से कम है तो प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्जेस, वैल्यूएशन चार्जेस सब मिलाकर आपकी बचत को खा जाएंगे। तो पहले कैलकुलेट करें नेट बचत कितनी हो रही है। तीसरी स्थिति, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो नया बैंक आपको वही या उससे भी ज्यादा ब्याज दर दे सकता है। तो पहला अपना क्रेडिट स्कोर सुधारें, फिर ट्रांसफर के बारे में सोचें। चौथी स्थिति, अगर आप लोन के आखिरी पड़ाव में हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके लोन की अवधि खत्म होने वाली है तो ट्रांसफर का झंझट उतना फायदेमंद नहीं होता। तो दोस्तों, ये 4 स्थितियां हैं जहां आपको बैलेंस ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। इन्हें ध्यान से समझें और फिर निर्णय लें। अब कुछ एक्सपर्ट टिप्स जो आपको और बचत करने में मदद करेंगे और आपको गलतियां से बचाएंगे। टिप नंबर 1, पहले अपने मौजूदा बैंक से बात करें। सबसे पहले अपने मौजूदा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें। उन्हें बताएं कि आपको दूसरे बैंक से इतनी दर मिल रही है और आप ट्रांसफर करने वाले हैं। कई बार बैंक आपको रोकने के लिए दर कम कर देता है, यानी आपको बिना किसी प्रोसेसिंग फीस और बिना किसी झंझट के कम ईएमआई मिल जाती है। इसे कहते हैं इंटरनल बैलेंस ट्रांसफर और ये सबसे अच्छा तरीका है, तो पहले ये ट्राई करें।
टिप नंबर 2, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है पहले गणित कर ले। ऑनलाइन बहुत सारे बैलेंस ट्रांसफर कैलकुलेटर मिलते हैं। उसमें अपना प्रिंसिपल, पुरानी दर, नई दर और बची हुई अवधि डालकर देखें सटीक बचत कितनी हो रही है। अगर बचत 1 लाख से कम है तो शायद ट्रांसफर का फायदा नहीं है। टिप नंबर 3, छुपे हुए चार्जेस से बचे। नए बैंक की ओर से कई छुपे हुए चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस 0.25% से 1%, लीगल चार्जेस 5,000 रुपए से 15,000 रुपए, वैल्यूएशन चार्जेस 3,000 रुपए से 10,000 रुपए, स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग राज्यों में अलग अलग, CERSI चार्जेस लगभग 100 रुपए से 200 रुपए। इन सब की डिटेल पहले ही पूछ ले और एक्सेल में सारे खर्चे निकाल ले, तभी पता चलेगा कि असली बचत कितनी है। टिप नंबर 4, सिर्फ EMI कम करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि बैलेंस ट्रांसफर का मतलब सिर्फ EMI कम करना है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, EMI कम रखे और टेन्योर वही रखे। दूसरा, EMI वही रखे और टेन्योर कम करे। अगर आपकी EMI कम करने के बाद भी आपका बजट संभल रहा है, तो EMI वही रखकर टेन्योर कम कर दे, यानी 15 साल की जगह 12 साल में लोन चुकता करे। इससे आप और भी ज्यादा ब्याज बचाएंगे, संभवतः 2 से 3 लाख रुपए। और तो सोच समझ कर फैसला करें। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? होम लोन बैलेंस ट्रांसफर एक शानदार और पूरी तरह कानूनी तरीका है अपनी EMI कम करने और लाखों रुपए बचाने का। RBI ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं और पुराने बैंक को NOC देना अनिवार्य है। लेकिन याद रखें, बैलेंस ट्रांसफर करें जब ब्याज दर में 0.5% से ज्यादा का अंतर हो, 10 साल से ज्यादा लोन बचा हो और सारे खर्चे निकाल कर भी आपको नेट बचत हो रही हो। बैलेंस ट्रांसफर न करें जब 5 साल से कम बचे हो, अंतर 0.5% से कम हो, क्रेडिट स्कोर खराब हो या लोन के आखिरी पड़ाव में हो। कुछ बोनस टिप्स आपके लिए। सबसे पहले अपने मौजूदा बैंक से बात करें, वो अक्सर आपको रोकने के लिए दर कम कर देते हैं और आपको बिना किसी झंझट के फायदा मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी होम लोन बैलेंस ट्रांसफर किया है या आप करने की सोच रहे हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपकी क्या राय है। क्या आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और परिवार के साथ भी शेयर करें। हो सकता है किसी को इसी सलाह की जरूरत हो या कोई सवाल हो तो कॉल करें। और अगर आप ऐसे और भी फाइनेंशियल टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपकी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना ख्याल रखें, पैसा का ख्याल रखें और हाँ, स्मार्ट बने। नमस्ते।